Hello everyone, my name is Mini Sethi. I hope you all are staying healthy. Today we are going to talk about Employees Compensation Act. Earlier this act was known as Workmen Compensation Act, लेकिन अब इस एक्ट को बोलते हैं Employees Compensation Act. लेकिन मेन बात है इस एक्ट को बनाया क्यों गया। कोई एम्प्लॉई है, उसके साथ वर्क प्लेस पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसको इंजरी हो जाती है या फिर कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज हो जाती है। इस केस में एम्प्लॉयर क्या कहेगा, घर जाओ मैं कोई और एम्प्लॉई हायर कर लूँगा। लेकिन व्हाट्स अबाउट एम्प्लॉयज फैमिली, हाउ दे विल सर्वाइव। सो ये एक्ट क्या करता है, एम्प्लॉय को एक तरह से लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर वर्क प्लेस पे एम्प्लॉय के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है या उसे इंजरी हो जाती है या फिर कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज हो जाती है तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, उसे कॉम्पनसेशन देगा। लेकिन कुछ केस में एम्प्लॉय को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय क्या अल्कोहलिस्ट है और उसने बहुत शराब पी हुई है, शराब पी के वो मशीनरी ऑपरेट कर रहा है या फिर सेफ्टी रूल की लिस्ट है, उस लिस्ट के होते हुए भी उसे इग्नोर कर रहा है और वो क्या कर रहा है, सेफ्टी रूल को ब्रेक कर रहा है। तो इस केस में एम्प्लॉयर कोई कॉम्पनसेट नहीं करेगा अगर एम्प्लॉयज के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो। चैप्टर 1 इंक्लूड सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। Before 2009 this act was known as वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट, लेकिन 2009 में इसका नाम बदलकर एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट रख दिया गया है। दिस एक्ट अप्लाइज टू होल इंडिया एंड कवर स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग फैक्ट्री, माइंस और कंस्ट्रक्शन. It also cover hazardous factories which are included in Schedule 2, and this act came into force on 1st July 1924. Section 2 include definition dependent. कोई भी ऐसा पर्सन जो एम्प्लॉई पे पार्शली या फुली डिपेंड है, इसमें विडो हो सकती है, माइनर चाइल्ड हो सकता है, उसके पेरेंट्स भी हो सकते हैं एम्प्लॉयज। इसमें कैजुअल वर्कर्स को छोड़कर सभी एम्प्लॉयज काउंट होंगे। कैजुअल वर्कर्स मीन जो छोटे मोटे काम के लिए हम हायर करते हैं। वेजेस इंक्लूड एनी बेनिफिट जिसे हम मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं, ओवर टाइम, बोनस। और सेक्शन 2 ऑल्सो टॉक्स अबाउट पार्शियल डिसेबलमेंट एंड टोटल डिसेबलमेंट। पार्शियल डिसेबलमेंट मीन्स उसके साथ कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ है वर्क प्लेस में, उसकी अर्निंग कैपेसिटी कम हो गई है बट स्टिल ही कैन वर्क। लेकिन टोटल डिसेबलमेंट का मतलब है कि उसकी इंजरी इतनी ज्यादा गंभीर है, इतनी ज्यादा सीरियस है, अब वो कोई काम नहीं कर सकता, उसे बोलते हैं टोटल डिसेबलमेंट। चैप्टर 2 सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट लाइबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयर. Employer must pay if injury is caused by an accident, it arises out and in the course of employment. But employer will not pay if workers was drunk or he disobey rules of means he disobey safety rules. और एम्प्लॉयर फिर भी नहीं पे करेगा अगर इंजरी इतनी माइनर थी, 3 दिन से कम टाइम में भी ठीक होगी और वर्कर्स काम में आ गया, तो इस केस में भी एम्प्लॉयर पे नहीं करेगा। सेक्शन 4 टॉक्स अबाउट अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन, हाउ यू विल कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन। इन केस ऑफ डेथ 50% ऑफ मंथली वेजेस मल्टीप्लाई विद रेलिवेंट फैक्टर। ये रेलिवेंट फैक्टर शेड्यूल 4 में मेंशन है। कैलकुलेशन कुछ भी हो लेकिन एम्प्लॉयर को 1,20,000 रुपीज देने ही पड़ेंगे। इन केस ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट एम्प्लॉयर विल पे 60% ऑफ मंथली सैलरी मल्टीप्लाई बाय रेलिवेंट फैक्टर। कैलकुलेशन कुछ भी हो, एम्प्लॉयर हैव टू पे 1,40,000 रुपीज। सेक्शन 4A ऑफ चैप्टर 2 टॉक्स अबाउट इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज। अगर एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, डेलिबरेटली जानबूझ के देरी कर रहा है पैसे देने में एम्प्लॉई को, तो उसे क्या करना पड़ेगा, 12% इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। प्लस एम्प्लॉयर ऑल्सो हैव टू पे 50% एज अ पेनल्टी ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन। सेक्शन 5 टॉक्स अबाउट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग वेजेस। व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग वेजेस हियर? क्योंकि एम्प्लॉय को कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि एम्प्लॉय कितना कमाता है, उसके एवरेज वेजेस क्या है। अब सिंपली एवरेज वेजेस कैलकुलेट कर सकते हो। मान लीजिए एम्प्लॉय 1 साल से काम कर रहा है तो आप 12 मंथ की सैलरी का ऑन एवरेज निकाल लोगे। उसके बाद सेक्शन 6 इज फॉर टेम्परेरी डिसेबलमेंट। इसका मतलब है कि जो आपको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा वो रिजिड नहीं है, वो चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय की सिचुएशन पहले से सही हो रही है, वो चल फिर पा रहा है, अच्छे से खा पी पा रहा है, तो ये कॉम्पनसेशन कम भी हो जाएगा।
लेकिन अगर जो एम्प्लॉई है उसकी हालत पहले से खराब हो रही है तो ये कॉम्पनसेशन बढ़ भी सकता है, मीन्स ये कॉम्पनसेशन रिजिड नहीं है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इट कैन बी चेंज। सेक्शन 7 ऑफ चैप्टर 2, अगर क्या होता है, एम्प्लॉई को हर महीने उसकी आधी सैलरी मिल रही है, लेकिन एम्प्लॉय चाहता है कि उसे एक साथ सारा अमाउंट मिल जाए, तो उसके लिए वो एम्प्लॉयर से बात कर सकता है। अगर वो आपसी सहमति से कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हैं तो ये भी पॉसिबल है, एम्प्लॉय को एक साथ सारी रकम मिल सकती है, rather than every month receiving a half salary। सेक्शन 8 टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉम्पनसेशन। डेथ के केस में जो कॉम्पनसेशन है वो एम्प्लॉयर डायरेक्टली डिपेंडेंट को नहीं देगा, धोखाधड़ी हो सकती है, क्या पता कौन डिपेंडेंट है, कई बार डिपेंडेंट ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो मीन्स मिसयूज हो सकता है। तो इसके लिए क्या होगा, कमिश्नर पहले अच्छे से जांच करेगा हर चीज की, और कमिश्नर के थ्रू ये कॉम्पनसेशन डिपेंडेंट तक पहुंचेगा। सेक्शन 9 टॉक अबाउट नॉन असाइनमेंट। अगर मान लीजिए एम्प्लॉई ने किसी से कर्ज लिया है, बैंक से लिया है या किसी बंदे से लिया है, तो कोर्ट इस कॉम्पनसेशन को जब्त नहीं कर लेगा कि मैं इन लोगों को दे दूंगा, ना ना ना, ये सारा अमाउंट क्या है, एम्प्लॉई का ही है और एम्प्लॉई के घर के लोगों के ही काम आएगा, इसको कोर्ट ऐसे जब्त नहीं कर सकता, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9। चैप्टर 2 सेक्शन 10 नोटिस फॉर अ क्लेम। अगर एम्प्लॉई के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है वर्क प्लेस पे, तो इसकी इंफॉर्मेशन वो एम्प्लॉयर को देगा विद इन 2 years। सपोज 2 years हैज पास्ड बट एम्प्लॉई डिडंट इन्फॉर्म टू एम्प्लॉयर येट। इन दिस सिचुएशन अगर एम्प्लॉई के पास डीले का कोई वैलिड रीजन है तो कमिश्नर इस को अप्रूव कर सकता है इस क्लेम को। सेक्शन 10A एंड सेक्शन 10B पावर टू रिक्वायर स्टेटमेंट। अगर कोई वर्क प्लेस पे किसी एम्प्लॉई की डेथ हो जाती है या सीरियसली इंजरी हो जाती है, कमिश्नर क्या कर सकता है, एम्प्लॉयर को नोटिस भेज सकता है और उससे पूछ सकता है कि एम्प्लॉई की डेथ कैसे हुई, और उससे ये भी पूछ सकता है क्या तुम कॉम्पनसेशन के लिए रेडी हो या फिर नहीं हो। सेक्शन 11, अगर वर्कर्स क्लेम करता है तो उसका पहले मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और ये मेडिकल एग्जामिनेशन फ्री में होगा। अगर वर्कर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए मना करता है तो उसको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। चैप्टर 2 सेक्शन 12 कॉन्ट्रैक्टिंग। अब मान लीजिए एम्प्लॉयर क्या कर रहा था, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कोई काम करवा रहा था। अब जो कॉन्ट्रैक्टर का एम्प्लॉय था उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्टर का एम्प्लॉय डायरेक्टली जो मेन ओनर है उससे पैसे मांग सकता है और उसको देने भी पड़ेंगे। बाद में जो मेन ओनर है वो कॉन्ट्रैक्टर से पैसे वसूल कर सकता है, लेकिन उस टाइम पे तो देने ही पड़ेंगे। सेक्शन 13 रेमेडीज फॉर एम्प्लॉयर अगेंस्ट स्ट्रेंजर्स। अब किसी थर्ड पार्टी की वजह से कोई एक्सीडेंट हो गया, अब कंपनी का ट्रक कौन चला रहा था, कंपनी का ड्राइवर चला रहा था, वो तो अच्छे से ड्राइव कर रहा था, अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह, थर्ड बंदे की वजह से एक्सीडेंट हो गया, उसकी गलती की वजह से हो गया, तब भी जो मेन एम्प्लॉयर है उससे ट्रक ड्राइवर को पैसे देने पड़ेंगे। बाद में जो स्ट्रेंजर है जिसकी गलती की वजह से एक्सीडेंट हुआ है उस पर केस कर सकता है जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, जो मेन एम्प्लॉयर है, लेकिन उस टाइम पे तो देने पड़ेंगे। सेक्शन 14, अब एम्प्लॉयर बैंकरप्ट हो गया, उसके पास पैसे ही नहीं है तो कैसे दे, लेकिन इस केस में भी वर्कर्स हैव अ राइट टू स्टे प्रोटेक्टेड थ्रू एम्प्लॉयर्स इंश्योरेंस। Section 15 talks about a special provision which are make for workers who are working in ships or aircrafts. Chapter 3 mainly is about a commissioner. कमिश्नर कौन होते हैं, वो कोई लीगल बैकग्राउंड के हो सकते हैं या फिर एक्सपीरियंस्ड लेबर अधिकारी होते हैं, वो भी एज अ कमिश्नर काम करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक पर्टिकुलर एरिया में एक से ज्यादा कमिश्नर भी हो सकते हैं। सेक्शन 19 रेफरेंस टू कमिश्नर। अगर एम्प्लॉयर और वर्कर्स के बीच में किसी बात को लेके कंफ्लिक्ट है, डिसएग्रीमेंट है, तो उसका फाइनल डिसीजन कमिश्नर ही लेगा, ना कि वो सिविल कोर्ट में जाएंगे। सेक्शन 20 अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर। हु विल अपॉइंट कमिश्नर? Commissioners are appointed by state government by giving a notice in official gazette. Section 21 venue of proceeding। अब कहाँ केस फाइल कर सकते हैं, जहाँ पे एम्प्लॉई रहता है या फिर जहाँ पे एम्प्लॉयर का ऑफिस है।
कई बार कमिश्नर जगह को चेंज भी कर सकता है। सेक्शन 22 फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, आपको प्रॉपर वे में जाके कमिश्नर को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी रिटर्न में, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, और सारी डिटेल मेंशन करनी पड़ेगी। कॉम्पनसेशन का अमाउंट क्या है ये भी बताना पड़ेगा कि इंजरीज किस तरह की है, प्लस ये भी बताना पड़ेगा कि आपने अपने एम्प्लॉयर को नोटिस दिया या फिर नहीं दिया। चैप्टर 3 सेक्शन 23 टॉक्स अबाउट पावर ऑफ कमिश्नर्स। Commissioner are not just a normal person, they have power equal to civil court. That means वो नोटिस दे के किसी भी पर्सन को गवाही देने के लिए बुला सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को भी मंगवा सकते हैं फॉर एविडेंस पर्पस। सेक्शन 24 अपीयरेंस ऑफ पार्टीज, केस कौन लड़ेगा? ऑब्वियसली लॉयर्स, और रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का जो ऑफिसर है वो भी केस को लड़ सकता है, या फिर अगर कंपनी का इंश्योरेंस हुआ है तो जो इंश्योरेंस ऑफिसर है वो भी केस को लड़ सकता है, या कमिश्नर अगर परमिशन दे दे तो आप किसी और पर्सन की भी हेल्प ले सकते हैं। सेक्शन 25 कमिश्नर को क्या करना है, जितने भी एविडेंस है सबका एक प्रॉपर रिकॉर्ड बनाना है, ऑब्वियसली इसी बेस पे तो डिसीजन होगा। सेक्शन 30 टॉक्स अबाउट अपील, अगर आप कमिश्नर के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हो। छोटी मोटी बातों के लिए नहीं कर सकते, अगर कोई बड़ा मुद्दा उठा है तभी आप कर सकते हो, और अपील आपको 60 डेज के अंदर अंदर ही करनी है। नाउ विल सी चैप्टर 4। चैप्टर 4 टॉक्स अबाउट पावर टू मेक रूल्स। सेक्शन 32 टॉक्स अबाउट स्टेट गवर्नमेंट पावर। स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर टू मेक रूल्स फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, commissioner procedure, transforming cases. Even state government also have power to make rules how compensation money is invested. Section 33 removed in 1937. Section 34 talks about publication. That means rules must be published in official gazette before they forced by law. Section 35 talks about international transfer. That means this section talks about rules for sending compensation to people who are living in another country. Section 36 talks about parliamentary review. That means the rules made by central government must be presented to both houses of parliament for approval. This act also talks about 4 schedules. Schedule 1. It includes list of injuries which are cause of permanent or partial disablement, and also include a percentage of loss of earning capacity. Schedule 2 include list of person who fall under the definition of employees or workmen. Schedule 3 include list of occupational disease, and Schedule 4 include factor which we use to calculate compensation based on workers' age. So this is all about today's video. I think you got it, and thank you so much for watching this video. Bye, take care.